प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जैसे निम्न में से एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दे रखा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी दे रखा है, अंडर रूट 11/44 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी दे रखा है, 0.575757 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी दे रखा है, 11/4 अंडर रूट में एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी दे रखा है, 0.575757 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होती। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होती। इसमें से सत्य कथन को पहचानना है। देखते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये मैंने पहले लिखा भी चुका हूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अंडर रूट 11/4 एक अपरिमेय संख्या है। इसको चेक करके देखें तो अंडर रूट में 11/4 44, 4 नहीं है, सॉरी 44 है। तो जैसे ही हम अंडर रूट 11/44 को हल करेंगे तो 11 से ये कट के अंडर रूट में 1/4 बनेगा। जैसे ये अंडर रूट में 1/4 बनेगा तो इसका मान 1/2 आएगा। ये कैसे आया इसको देखते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट जैसे ही अलग अलग करेंगे, अंडर रूट को ऊपर नीचे करेंगे तो अंडर रूट 1/4 आएगा। अंडर रूट 1 का मान 1 आता है और 4 का मान अंडर रूट 4 का मान 2, अर्थात ये 1/2 बनता है। 1/2 P/Q के रूप में संख्या है जहाँ Q 0 नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या बनी। ये कह रहा है कि अंडर रूट 11/44 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, 0.575757 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि 0.57 ये वाली संख्या 0.575757 जैसे इसको हल करके देखें तो हम इसको संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यह एक आवर्ती संख्या है। यह एक दशमलव अशांत आवर्ती संख्या है।
जो परिमेय संख्या होती हैं, जो परिमेय संख्या होती हैं इन्हें हम P अपॉन Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इस वाली संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करें तो जैसे ये 0.5757 डैश डैश इस प्रकार से संख्या है। देखो इसके दो अंक रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे हम इन वाले अंकों को इधर बार के ऊपर हम व्यक्त करते हैं तो ये बनेगा 0.57 के ऊपर बार। जैसे ही हम इस बार को हटाएंगे तो ये बनेगा हमारा 5 के अपॉन में 9 क्योंकि ये दो अंकों के ऊपर बार है तो यहाँ 2 9 के लिख देंगे और आगे कोई भी स्थान खाली नहीं है तो यहाँ कोई एक भी शून्य नहीं आएगा और आगे 0 है, क्या है तो 0, तो इसमें से जैसे ही हम 0 घटाएंगे तो ये हमारा 57 अपॉन में 99 बनेगा। अतः यह हमारी जो संख्या बनी है ये P अपॉन Q के रूप में बन चुकी है। अतः यह भी एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है ऑप्शन की ये वाली संख्या एक अपरिमेय संख्या है और हमने ये हल करके देखा तो ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में आ गई, P अपॉन Q के रूप में आ गई। तो ये वाला कथन भी हमारा गलत हो गया। ये कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होती। हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या या सभी परिमेय संख्या एवं सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो प्रश्न में कह रहा था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन ए जो हमारा आंसर है यही पाई एक अपरिमेय संख्या, यही कथन सत्य है। अतः आगे और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे एक और प्रश्न दे रखा है, निम्न में से क्वेश्चन एक और है, निम्न में से सही कथन है पहचानना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, केवल ऑप्शन चेंज किए हैं। ऑप्शन ए दे रखा है √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी दे रखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी दे रखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी दे रखा है 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी दे रखा है 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमको सही कथन पहचानना है। इसमें सही कथन देखो, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। √3 एक परिमेय संख्या है। मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा में बताया था वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q 0 नहीं होता है, अर्थात एक ऐसी भिन्न जिसका अंश एवं हर दोनों पूर्णांक होते हैं। यहाँ P, Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा में बताया था एक ऐसी भिन्न जिसके अंश एवं हर दोनों पूर्णांक होते हैं लेकिन हर कभी शून्य पूर्णांक नहीं होता, परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा में बताया था कि वे संख्याएं या वे अभाज्य संख्याएं जिनके
वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अर्थात वर्गमूल के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब ये 3 एक अभाज्य संख्या है जो कि वर्गमूल के अंदर है, तो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होने के कारण यह एक अपरिमेय संख्या होगी, और ऑप्शन में कह रहा कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया सीधा सीधा। ऑप्शन बी को देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखो पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक इसी प्रकार -1, -2, -3, इस प्रकार आगे की ओर चलेंगे। देखो जब कोई भी पूर्णांक या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होती है उसको हम पूर्णांक अपॉन में पूर्णांक, जहां नीचे कोई 1 संख्या होती है, जैसे p/1 या q/1 या r/1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात कोई भी पूर्णांक हो या कोई भी पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, उसके भाग में या q के स्थान पर 1 हमेशा और हमेशा रहता है। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक, चाहे कोई सा भी पूर्णांक हो, संख्या एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जहाँ p/q की फॉर्म बनती है। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कह लो या सभी वास्तविक संख्या कह लो, कहने का मतलब एक ही है, केवल शब्दों को घुमा रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये ऐसे कह रहा है, या प्रत्येक को ऐसे कहते हैं कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं वे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती, सभी वास्तविक संख्या या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जब सभी संख्याओं की बात आती है तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं। अतः ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखते हैं, 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। 22/7, 22 एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है। जब दो पूर्णांक आपस में भिन्न के रूप में रखे हों और नीचे वाला पूर्णांक, जहाँ नीचे पूर्णांक 7 दे रखा है, ये 0 तो नहीं है, 7 है, ये 7 दे रखा है, 0 तो नहीं है, अतः यह कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये p/q की फॉर्म बन रही है और नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। तो ये एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन कह रहा कि 22/7 एक अपरिमेय संख्या, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अतः इस प्रकार हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे और प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। जैसे एक प्रश्न है, किन्हीं दो क्रमांक पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, क्वेश्चन है किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। बीच का अंतर बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, किसके बराबर होता है बताना है हमको, दो संख्याओं के योगफल के ऑप्शन बी दे रखा है, एक सम संख्या के ऑप्शन सी दे रखा है, दोनों संख्याओं के अंतर के ऑप्शन डी दे रखा है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के।
देखो किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर बराबर होता है। हमें बताना है कि जब कोई दो पूर्णांक लें, उनके वर्ग करें और उनके वर्गों का अंतर निकालें तो वह अंतर दो संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, या एक सम संख्या के बराबर होता है, या दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होता है, या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जब हम ऑप्शन ए को चेक करें, सबसे पहले प्रश्न जो कह रहा है उस प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के साथ साथ हम ऑप्शन को हल करने की कोशिश करें। जैसे ये कह रहा है क्रमागत दो पूर्णांकों की, हम सबसे पहले क्रमागत कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे 2 और 3 दो पूर्णांक ले लिए हमने क्रमागत, और दो पूर्णांक ले लेते हैं 3 और 4, और दो पूर्णांक ले लेते हैं 4 और 5। एक साथ हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि हमारे आंसर क्या आते हैं और ऑप्शन को मिला के चलेंगे। जैसे ये कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर, सबसे पहले हमने दो क्रमागत पूर्णांक ले लिए, पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, सॉरी ये क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि वर्गों के बीच का अंतर, पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। देखो इस वाले प्रश्न को देखें तो हमने दो दो पूर्णांक ले लिए, 3 एग्जाम्पल लेते हैं, दो पूर्णांकों के वर्ग करते, ये कह रहा वर्गों का, जैसे 2 का वर्ग किया 4 हो गया, 3 का वर्ग किया 9 हो गया, इस प्रकार 3 का वर्ग किया 9 हो गया, 4 का वर्ग किया 16 हो गया, इधर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ये कह रहा है कि जैसे हम वर्ग करते हैं उनका अंतर निकालें, अंतर का मतलब घटाव निकालें, माइनस निकालें। जैसे यहाँ माइनस निकाला तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ 16 में से 9 गया तो 7 बचा, यहाँ 25 में से 16 गया तो 9 बचा, कितना 9 बचा। देखो ये कह रहा है दो संख्याओं के योगफल के, अगर दोनों संख्याओं का योग निकाल के देखें तो 2 और 3 5 हो गए, 5 आ रहा है, 3 और 4 7 हो गए, 7 आ रहा है, 4 और 5 9 हो गए, 9 आ रहा है। कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे -6 और -7, ये दो एग्जाम्पल्स और देखते लेके, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 7 का वर्ग हो गया 49, माइनस का जैसे ही वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा। इनका अंतर निकाल के देखें तो 9 में से 6 गया तो 3 और इधर 13, कितना बच रहा है 13 बच रहा है, 6 और 7 13, ठीक है, ये 13 आ रहा है। कहने का मतलब है दो संख्याओं के योगफल के बराबर, जब किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर किसके बराबर होता है, तो बीच का अंतर दो संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, दो संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। देखो हमने यहाँ वर्ग किया और अंतर निकाला तो 5 आ रहा है, दोनों संख्याओं का योग 2 और 3 5 आ रहा है। यहाँ दोनों संख्याओं का 3 का वर्ग किया 9, 4 का वर्ग किया 16, जैसे ही अंतर निकाला अंतर आया 7, 3 + 4 बराबर 7 होता है, ये इसके बराबर हो रहा है। 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग किया 25, 25 का 16 और 25 का जैसे ही अंतर किया 9 आ रहा है, 4 और 5 का योग भी 9 होता है। इस एग्जाम्पल से भी हमने एक और एग्जाम्पल लिया, -6 और -7 क्रमागत, जब -6 का वर्ग किया 36, -7 का वर्ग किया 49, जब इन दोनों का अंतर निकाला तो 13 आ रहा है, -6 और -7 भी 13 होता है। इसको ये -13 आएगा तो -13 योग आ रहा है, ठीक है। तो किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों का जब वर्ग कर रहे हैं और उनका अंतर निकाल लें तो वो किसके बराबर आ रहा है, दोनों संख्याओं के योग के। एक सम संख्या के, क्या इनमें एक कोई सम संख्या आ रही है, नहीं आ रही, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। दोनों संख्याओं के अंतर के, देखो दोनों संख्याओं का अंतर, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, वहां भी 1 आ रहा है, तो 1 के बराबर नहीं आ रहा कभी, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं का जैसे गुणा करेंगे 6 7 42, यहाँ 13 आ रहा है, गलत है। 2 तिया 6, यहाँ 5 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 3 चौका 12 है, यहाँ 7 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 4 पंजे 20, यहाँ 9 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अर्थात जब हम इस किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्ग करते हैं और उनका बीच का अंतर निकालते हैं तो वो हमेशा दो संख्याओं के, जो दो क्रमागत पूर्णांक होते हैं उन्हीं दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। आगे का प्रश्न देखें। ये प्रश्न समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्लास को दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न का उत्तर जानने की दोबारा से कोशिश करें।
जैसे एक प्रश्न और है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। ऑप्शन बी देखें, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। ऑप्शन बी देखें, एक सम संख्या एवं एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होती है। ऑप्शन सी देखें, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होता है। ऑप्शन डी देखें, 3 विषम संख्याओं का योग 3 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। देखो, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। सबसे पहले हम कोई 3 विषम संख्या देखते हैं। 3 विषम संख्या, मान लो कोई सी भी 3 विषम संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हम 1, 3, 5, यही 3 विषम संख्या छोटी से छोटी ले लेते हैं, जिससे हमें पता पड़ जाए, आसान गुणा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो आसान हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई की कह रहा है। योग भी करें तो भी आसान हो जाएगा। तो जैसे हम इनका गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, कितना 15। ये क्या सम संख्या है, विषम संख्या है? सब विषम संख्या है। तो ये कह रहा है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, लेकिन यहाँ विषम संख्या आ रहा है। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। विषम संख्या जैसे 3 ले ली, 5 ले ली, 7 ले ली। इन तीनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 15 7 105, क्या आ रहा है 105। ये भी एक विषम संख्या आ रहा है। और ये ऑप्शन कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का जैसे ही गुणा करते हैं एक सम संख्या आती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, एक सम संख्या एवं एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। कोई एक सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया, ठीक है, या बड़ी संख्या ले लो, 10 ले लिया एक सम संख्या। एक विषम संख्या ले लेते हैं, विषम संख्या ले ली मान लो 5। ये कह रहा है इनका दोनों का अंतर निकाल लिया। जैसे अंतर निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 5। ये कह रहा है कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। एक विषम संख्या ले ली, एक विषम संख्या, एक सम संख्या ले ली, इन दोनों का जैसे ही अंतर निकाला हमारी विषम संख्या, ये कह रहा है सम संख्या आता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कोई भी दूसरा ऑप्शन लेके देख लेते हैं। जैसे कि हमने कोई एक संख्या ले ली, सम संख्या 12 ले ली, एक विषम संख्या ले ली 7, इनका अंतर निकाला तो भी विषम संख्या आया। ये कह रहा है कि सम संख्या आता है, तो हमारा भी ऑप्शन फिर भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी के लिए देखते हैं, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग। जैसे 2 विषम संख्या लेते हैं,
कोई भी दो विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने कोई दो विषम संख्या ले ली 3 और 5, 3 और 5 दो विषम संख्या ले ली। एक सम संख्या की कह रहा है, मान लो हमने 4 ले लिया और ये कह रहा है कि इनका योग कराते हैं, दो विषम संख्या दो विषम संख्या, ये कह रहा है एक सम संख्या एक सम संख्या, ये कह रहा है इनका योग करके देखते हैं। 3 और 5 8 8 और 4 12, कितना आ रहा है 12। ये कह रहा है एक सम संख्या होता है, ये एक सम संख्या होता है, समझ आ रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। देखो दोबारा देखते हैं, कोई दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। दो विषम संख्या, कोई दो विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 ले लिया और 11 ले लिया, ठीक है। कोई दो विषम संख्या अभी ऐड की नहीं कह रहा, ये कह रहा है कोई दो विषम संख्या लो, 7 और 11 ले ली, और एक सम संख्या ले ली, मान लो 6 ले ली, ठीक है। ये कह रहा है इनका योग करो। जैसे ही हम योग करते हैं तो देखते हैं, योग करते हैं और ये कहता है कि एक सम संख्या आता है, योग करो 11 7 18 18 6 24, जो कि एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो ये कह रहा है कि दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या आता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन डी को देखते हैं, तीन विषम संख्या का योग एक सम संख्या आता है। कोई भी तीन विषम संख्या ले लेते हैं, 3 5 7, और इनका योग करते हैं और ये देखो सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है। 3 और 5 8 8 और 7 15 एक हमारी विषम संख्या, ये कह रहा है कि सम संख्या आता है। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार किन्हीं तीन विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या नहीं आता, अर्थात विषम संख्या आता है। तीन विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या आता है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा था। तो हमारा सी वाला ऑप्शन, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग हमेशा एक सम संख्या आता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो आज हमारा संख्या पद्धति के जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है।